प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत के अंतर्गत सौदा अथवा लेन देन के दृष्टिकोण पर। मुद्रा मूल्य मापक होते हुए भी इसका अपना मूल्य पूर्णतया स्थिर नहीं रहता है। जब कभी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं तो उनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की जीवनदायी शक्ति कहा जाता है। मुद्रा का मूल्य मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं उसे मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य कहते हैं। लेकिन मुद्रा के मूल्य को प्रत्येक वस्तु या सेवा के रूप में प्रकट करना बहुत कठिन है। इसलिए मुद्रा के मूल्य को सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल के रूप में प्रकट किया जाता है। जिस प्रकार किसी एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है उसी प्रकार सामान्य कीमत स्तर में भी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर भी पड़ता है। सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में संबंध को स्पष्ट करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों की रचना की है। इसमें मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत, लेन देन का दृष्टिकोण, इसे हम फिशर का दृष्टिकोण भी कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यद्यप मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत के बारे में डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा जे.एस. मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर इरविंग फिशर को है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर कीमत स्तर दुगना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा रह जाता है। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा रह जाता है और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। प्रोफेसर जे.एस. मिल कहते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा की विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। तदनुसार मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा के मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है और मुद्रा की मात्रा की प्रत्येक कमी उसे उसी अनुपात में बढ़ाती है। हम इसको एक चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे। चित्र में हमने एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष पर कीमत स्तर को लिया है। OE रेखा मुद्रा की मात्रा MV तथा कीमत स्तर P में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को प्रकट करती है। जब मुद्रा का कुल परिमाण OM0 से बढ़कर OM1 हो जाता है तो कीमत स्तर OP0 से बढ़कर OP1 हो जाता है। इसी प्रकार यह OM0 से घटकर OM2 हो जाता है तो कीमत स्तर भी घटकर OP2 रह जाता है। समीकरण द्वारा स्पष्टीकरण प्रोफेसर फिशर ने एक समीकरण के रूप में इसे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। MV बराबर PT, यहाँ M बराबर प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, B का अर्थ है मुद्रा का प्रचलन वेग, P सामान्य कीमत स्तर, T निर्दिष्ट समयावधि में किए गए वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपरोक्त समीकरण की इस आधार पर आलोचना की है कि इसमें शाख मुद्रा तथा उसके प्रचलन वेग की उपेक्षा की गई है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन दोनों ही घटकों का आर्थिक क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर फिशर ने इसलिए अपने प्रारंभिक समीकरण में संशोधन करके इन दोनों को अर्थात शाख मुद्रा तथा इसके प्रचलन वेग M1 तथा V1 को समावेशित कर परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। MV प्लस M1 V1 बराबर PT। यहाँ M1 बराबर बैंकों की जमा मात्रा, V1 बराबर बैंक जमाओं का प्रचलन वेग। इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, P बराबर MV प्लस M1 V1 अपॉन T। इन समीकरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक समयावधि के दौरान किए गए कुल सौदों को कीमत स्तर से गुणा किया जाए तो इसका मूल्य मुद्रा की कुल मात्रा और इसके प्रचलन वेग के गुणनफल के समान होता है। प्रोफेसर फिशर ने यह कल्पना की कि एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान V1 M1 तथा T का मूल्य स्थिर रहता है। ऐसी दशा में मुद्रा के परिमाण M में होने वाले परिवर्तन कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन लाते हैं। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। माना कि M बराबर 1000 रुपये, M1 बराबर 5000, V बराबर 2, V1 बराबर 2 तथा T का मूल्य 1000 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत स्तर को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे P बराबर समीकरण है MV प्लस M1 V1 बटे T। यहाँ 1000 गुणा 2 प्लस 5000 गुणा 2 बटे 1000 बराबर 12 रुपये। मान लीजिए V तथा T का मूल्य अपरिवर्तित रहता है तथा M का मूल्य 1000 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये यानी दुगना हो जाता है और M1 का मूल्य 5000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर भी परिवर्तित हो जाएगा। P बराबर 2000 इंटू 2
प्लस 1000 इंटू 2/1000 बराबर 24,000/1000 बराबर 24। स्पष्ट है कि मुद्रा के प्रमाण एवं कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। अब हम इसके सिद्धांत की, फिशर के सिद्धांत की मान्यता लेकर के चलेंगे। पहली मान्यता है, समीकरण में P एक निष्क्रिय घटक है, उसका कारक P, जो अन्य कारक हैं वो P को प्रभावित करते हैं, जबकि P अन्य कारकों को प्रभावित नहीं करता। अल्पकाल में T तथा V भी स्थिर रहते हैं। चूंकि T उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है तथा अल्पकाल में उत्पादन की तकनीकी आदि स्थिर रहने के कारण यह अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार V जनसंख्या के आकार, आर्थिक विकास के स्तर, लोगों की मौद्रिक आदतों आदि पर निर्भर करता है, जो कि अल्पकाल में स्थिर रहती है। प्रोफेसर फिशर ने इसलिए अपने समीकरण में T और V को स्वतंत्र कारक माना है, जिन पर मुद्रा की मात्रा एवं कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। समीकरण में यह मान लिया गया है कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा का शाख मुद्रा के साथ अनुपात स्थिर रहता है। मुद्रा के प्रचलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। इन मान्यताओं के आधार पर इसकी आलोचना हम कर सकते हैं। इस सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। फिशर के अनुसार अल्पकाल में V1 तथा T व M का M1 से जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, परंतु व्यवहारिक अनुभव यह बताता है कि ये सब अल्पकाल में भी परिवर्तनीय है। वैसे M के बढ़ने से P में ज्यों ही वृद्धि होगी तो क्रय विक्रय बढ़ जाएगा तथा V में भी वृद्धि होगी, और यदि क्रय विक्रय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है तो V पहले से कम हो जाएगा। आगे M के बढ़ने पर P में वृद्धि होगी, ऊंची कीमतों से उत्पादकों को लाभ होगा और वह अधिक उत्पादन करने लगते हैं तथा T में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। दूसरी आलोचना, मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। हायेक तथा हार्ट्रे के विचार में यह संबंध प्रत्यक्ष न होकर ब्याज में होने वाले परिवर्तनों द्वारा परोक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, कीमतों का प्रभाव भी मुद्रा की मात्रा पर पड़ता है। कीमत स्तर को एक निर्दिष्ट कारक या माफ कीजिएगा, कीमत स्तर को एक निष्क्रिय कारक मान लेना अनुचित है। कीमत स्तर में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि लाती है तथा कीमतें कम होने पर प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। समीकरण में असंगत तत्वों का समावेश किया गया है। फिशर के समीकरण में M समय विशेष पॉइंट ऑफ टाइम पर मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित करता है, जबकि V समयावधि पीरियड ऑफ टाइम में प्रचलन वेग को प्रदर्शित करता है। अतः M और V को गुणा करना गणितीय दृष्टि से तर्कसंगत नहीं होता तथा गुणनफल त्रुटिपूर्ण होगा। संचित कोषों की उपेक्षा की गई है। मुद्रा की मांग केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए ही नहीं अपितु संग्रह कार्य के लिए भी अथवा तरलता हेतु भी की जाती है। व्यापार चक्र की अवस्था में सिद्धांत क्रियाशील नहीं होता है। मंदी की अवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा में कमी की जाए या कमी न की जाए तो भी कीमत स्तर में कमी हो जाती है। मुद्रा अधिकारी मंदी की अवस्था से मुक्ति पाने के लिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं, लेकिन इसके उपरांत कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाती। अमौद्रिक कारकों की उपेक्षा की गई है। प्रोफेसर फिशर ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुद्रा के अलावा अन्य कई कारक ऐसे हैं जिनका प्रभाव कीमत स्तर पर पड़ता है, लेकिन इन अमौद्रिक कारकों का समावेश प्रोफेसर फिशर ने अपनी समीकरण में नहीं किया। मानवीय आवश्यकताओं में विविधता, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, यातायात के साधनों का विकास, उपभोग की प्रवृत्ति आदि कई ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव कीमत स्तर पर पड़ता है। लास्ट में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध नहीं होता है। केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही मुद्रा की मात्रा एवं कीमत स्तर के बीच आनुपातिक संबंध स्थापित होता है तथा पूर्ण रोजगार स्वयं एक दुर्लभ अवस्था है।